हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन, जहां पर आज अपन डीएमएच मस्टर्ड की बात करते हैं। तो ये है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप है और इसे सबसे पहली बार जीईएसी, जो रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की, जो सारे के सारे फील्ड ट्रायल्स को परमिशन देती है, ये है जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमिटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आती है। इन्होंने लास्ट ईयर अप्रूवल दिया था, बट अभी तक इसे रिलीज नहीं किया गया है फील्ड ट्रायल्स के लिए। तो इससे इश्यूज क्या क्या हैं अपन वो पढ़ेंगे। इसके बाद अपन ये भी देखेंगे कि what are the likelihoods पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ जीएम मस्टर्ड। इसके बाद क्या इश्यूज हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट जीएम क्रॉप्स पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव इन जनरल। तो दिस इज ऑल अबाउट। सबसे पहले अपन बात करते हैं जीएम मस्टर्ड डीएमएच 11 सॉरी, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। ठीक है, अब द स्टोरी गोस एज इन कि सबसे पहले 2022 लास्ट ईयर जीईएसी ने इसे अप्रूवल दिया था। जैसे ही फील्ड ट्रायल के लिए जीईएसी ने अप्रूवल दिया, इन्वायरमेंटलिस्ट और कुछ एनजीओस ने इसके अगेंस्ट पेटिशन किया। पेटिशन करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दी है। इशू सॉर्ट आउट होना था पिछले ही साल, बट अभी तक सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स डिले हो रही है और इसकी वजह से जो फील्ड ट्रायल्स हैं और मस्टर्ड की, वो अभी तक डिले हो रही हैं। अब होता क्या है, मस्टर्ड जो होता है नॉर्मली नवंबर के मिड तक लगा दी जाती है। उन्हें उगाने के लिए सीडलिंग्स को लगा दिया जाता है, बट नवंबर से यदि डिले होने लगता है तो जो यील्ड होता है मस्टर्ड का ड्रास्टिकली रिड्यूस होने लगता है। इट इज कौन सा क्रॉप? इट वुड बी अ राबी क्रॉप, विंटर क्रॉप है मस्टर्ड। तो दिस इज द इशू। अब बिकॉज फील्ड ट्रायल अभी तक नहीं स्टार्ट हो पाया है, इसका मतलब क्या होगा, इस क्रॉपिंग सीजन में भी डीएमएच को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा पाएगा और इसके रिपरकशंस इंडिया को फेस करने पड़ेंगे। दिस इज द बैकग्राउंड स्टडी ऑफ न्यूज। अब यदि अपन देखें मस्टर्ड की बात करें तो पिछले साल क्लोज टू 56 लाख हेक्टेयर टन में इसे लगाया गया था। ठीक है, इट इज ओनली द सेकेंड ऑयल सीड आफ्टर सोयाबीन टू बी ग्रोन इन इंडिया। सोयाबीन सबसे ज्यादा एरिया कवर अप करती है, ये अपन ने ऑलरेडी बात कर ली। 80% ऑफ द जो एरिया है अभी तक ग्रो आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, बट ये अभी तक नहीं हो रहा है, तो माना जा रहा है कि इस बार भी नहीं उगाया जा पाएगा। सो दिस इज द स्टोरी इंटायरली, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इजंट वेरी इजी इन केस ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड में कुछ बहुत पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये लार्जली सेल्फ पॉलिनेटिंग है। मतलब कि ये देखो, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावर और दूसरा होता है मेल। यदि कोई सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है तो जो पॉलेंस होते हैं जो मेल से निकल के, वो यहां से निकलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सेल्फ खुद ही चले जाते हैं। इससे होता क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेट हो जाता है, कोई भी आर्टिफिशियल मींस नहीं चाहिए होता है। तो इन केस ऑफ मस्टर्ड अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट अराइजेस इज कि इनको क्रॉस किसी दूसरे वैरायटी के साथ करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, हो ही नहीं पाता है। दैट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। यदि आप इसको कंपेयर करें कोई भी अदर टाइप्स ऑफ जेनेटिक, जैसे कॉटन के केस में बीटी कॉटन डेवलप हुई है, ठीक है, इन सारे केसेस में ये सेल्फ पॉलिनेटिंग नहीं होते हैं, तो बहुत आसानी से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को निकाल के उसके पॉलेंस को किसी दूसरे क्रॉस वैरायटी में कर दिया जाता है और वो प्रोसेस सिंपल हो जाता है। बट इस प्रोसेस में मस्टर्ड में जेनेटिकली मॉडिफाई करना पड़ा है, 2 जीन्स को इंसर्ट करना पड़ा है, तब ये प्रोसेस अचीव हुआ है। ऐसा ही टोमेटो के केस में, पोटैटो के केस में सेल्फ पॉलिनेटिंग नहीं है तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है, सिमिलर टू दिस। अब यदि अपन समझते हैं तो एक सॉइल में बैक्टीरिया होता है, जैसे इवन जो बीटी कॉटन अपन ने बात की, बीटी इज अ सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है, उसकी जीन को निकालकर कॉटन में मिलाया जाता है, तो जो बीटी कॉटन बनती है
वो कुछ पर्टिकुलरली कुछ पिंक वॉर्म्स, बुल वॉर्म्स जो बोलते हैं पर्टिकुलरली, उनसे ज्यादा रेजिस्टेंस रहती है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ बीटी कॉटन। हालांकि दिस इज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। तो अब इसमें क्या किया गया है, टू प्रोड्यूस डीएमएच मस्टर्ड, हुआ क्या है कि बेसिलियस एमिलोलिकाफेशियस, ये भी एक सॉइल बैक्टीरिया है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था 2012 या 13 में, बीटी इन बीटी कॉटन इज, देन देयर वर 4 ऑप्शंस, तो इट इज अ सॉइल बैक्टीरिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। इस केस में बीए क्या है, इट इज ऑल्सो अ सॉइल बैक्टीरिया। तो इस सॉइल बैक्टीरिया से 2 जीन्स निकाली गई हैं। पहली जीन्स जो है वो है बार्नेस जीन्स एंड द सेकेंड जीन इज बार्स्टर जीन्स। ये 2 जीन्स को निकाली गई है। अब ये जो बार्नीस जीन्स है, इसको क्या किया गया, इंडियन वैरायटी है एक मस्टर्ड की, वरुण, उसके साथ उसमें डाला गया। रिजल्ट क्या आया कि मेल स्टेराइल हो गया, मतलब कि पॉलन प्रोडक्शन खत्म हो गया। अब दूसरी एक यूरोपियन वैरायटी ली गई जिसका नाम है अर्ली हीरा 2। ये यूरोपियन वैरायटी में अगेन बीए से ही एक सॉइल बैक्टीरियम से दूसरी जीन ली गई जो है बार्स्टर, उसमें फिर जेनेटिक मैनिपुलेशन किया गया एंड इससे क्या हुआ, ये मैनिपुलेशन की वजह से क्या हुआ, ये बार्नीस जीन को ब्लॉक कर देता है। सो दिस इज अ फर्टाइल ब्रीड। और इन दोनों को जब क्रॉस किया तो बार्स्टर ने बार्नीस जीन की मेल स्टेरिलिटी को ब्लॉक कर दिया। तो दोनों की जब जो ब्रीडिंग होगी उसमें इसका हाई यील्ड और इसका प्रोडक्टिविटी दोनों कंबाइन हो जाएगी और एक नई प्रोजनी बनी। इसके एडवांटेज क्या होंगे, इट इज हाई यील्डिंग और ये सीड भी बनाता है, ये एडवांटेज है इसका। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन एट दिस स्टेज। यहां पर भी एक वैरायटी ऑफ ली गई मस्टर्ड, उसके बाद यहां पर एक मस्टर्ड की वैरायटी ली गई। दोनों में इनिशियल स्टेजेस में जेनेटिक मैनिपुलेशन किया गया विद द बैक्टीरिया की जीन से और इन दोनों को क्रॉस किया गया। ठीक है, इसलिए इसे यदि आप देखोगे डीएमएच हाइब्रिड, हाइब्रिड बोला जा रहा है। बात समझ में आई? अब इसको यदि अपन एग्जाम्पल से समझे, सो दिस इज द मेल जो अपन ने देखा था, ये बार्नेस का है। इसमें जब बार्नेस जीन इस पर्टिकुलर वरुण वैरायटी में कंबाइन की गई तो जो नया मस्टर्ड बना वो क्या रहेगा, पॉलेंस नहीं प्रोड्यूस करा जाएगा, इसके आरएनए को निकाल दिया गया और इधर फीमेल वाले के साथ जो अर्ली हीरा 2 था उसके साथ बार्स्टर वैरायटी को जीन को क्रॉस किया गया, जो आरएनए निकाला गया, इन दोनों को ब्रीड करके एक नई हाइब्रिड बनाई गई। दिस हाइब्रिड इज व्हाट इज द डीएमएच मस्टर्ड, दैट इज द साइंस। अब यदि अपन देखें तो इसके इश्यूज कुछ हाईलाइट किया है साइंटिस्ट ने और इन्वायरमेंटलिस्ट ने। सबसे पहला एक ये बोला गया है कि एक हाइब्रिड सीड का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है इंडिया में कि पर 1000 सीड उसका वेट मिनिमम 3.5 ग्राम से, मतलब मिनिमम 4.5 ग्राम होना चाहिए, जो कि मस्टर्ड के केस में 3.5 है। ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि देखा गया है कि 4.5 ग्राम से कम होने में यदि आप मैकेनिकल हार्वेस्टिंग करते हो तो जो क्रॉप बनता है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो यील्ड में, फाइनल प्रोड्यूस में 20 से 30% का डिक्लाइन आ जाता है, इसीलिए ये नॉर्म बनाया गया है। तो ये पहला ही रिक्वायरमेंट जो डीएमएच है मस्टर्ड वो फुलफिल नहीं कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट इशू। सेकेंड इशू, जब भी अपन बात करेंगे जीएम क्रॉप्स की, बहुत सारे जीएम क्रॉप्स में इश्यूज इन जनरल रेस करते हैं, वो सारे के सारे यहां पर होल्ड ट्रू रहेंगे, विच वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम अभी, ठीक है, इन द फ्यूचर स्लाइड्स। और 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्शंस हैं जो जीएम मस्टर्ड के लिए रेस की गई है। इसमें सबसे पहला जो है वो है मस्टर्ड, बहुत जो फ्लावर होता है वो बहुत इंटेंसिवली पॉलन, जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि बीज होती हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है। तो यदि मस्टर्ड में कोई भी प्रकार की टॉक्सिसिटी बढ़ती है तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स जैसे कि बी हो गई, जैसे कि भंवरा हो गए, ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और इनफैक्ट पॉलिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है,
जो क्रॉस ब्रीडिंग करा के पूरी जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। तो ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा। थ्रेट टू पॉलिनेटर्स, दिस इज वन मेजर पॉइंट। सेकेंड जो मेजर पॉइंट है, वो जो बार जीन जो ऊपर से इंट्रोड्यूस किया अपन ने देखा, इसकी वजह से एक फीचर जो आता है वो है हर्बिसाइड। जो नई जो डीएमएच बनती है वो आती है हर्बिसाइड टॉलरेंट। अब ये मैनिपुलेट नहीं किया गया था, बार जीन इंसर्ट करने से एक नेचुरल क्वालिटी आ जाती है, उसे बोला जाता है हर्बिसाइड टॉलरेंस। मतलब कि यदि इस मस्टर्ड को सॉइल में लगाया जाएगा और इस पर हर्बिसाइड स्प्रे किया जाएगा तो ये इंपैक्ट नहीं होगा। अब इसका डायरेक्ट क्या होगा रिजल्ट? ऐसा इंपैक्ट नहीं होगा तो जितनी भी हर्ब्स या वीड्स जो ग्राउंड में आएंगी उनको मारने के लिए किसान लोग क्या करेंगे? धड़ाधड़ हर्बिसाइड का यूज करेंगे, क्योंकि मेन उनका क्रॉप इंपैक्ट नहीं हो रहा है। की वजह से हर्बिसाइड टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। दैट इज वन मेजर इश्यू। एक बार हर्बिसाइड किसी भी फूड चेन में घुस जाता है तो बाय अ फिनोमिना नोन एज बायो एक्यूमुलेशन वो ऊपर जाते जाते फूड चेन में बढ़ते जाएगा और फिर अल्टीमेटली ह्यूमंस में बढ़ जाएगा, ह्यूमंस में टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में टॉक्सिसिटी फैलाएगा। दैट इज वन मेजर इशू। ठीक है, अब यदि अपन प्रोस की बात करते हैं, कुछ फायदे भी होंगे तभी तो प्रमोट किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट और सिंपल फायदा है मोर देन 25% ईल्ड बढ़ती है, प्रोड्यूस बढ़ जाएगा। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि आप इंडिया का एडिबल ऑयल देखोगे तो इंडिया बहुत एक्सट्रीम हद तक इंपोर्ट करती है एडिबल ऑयल। इनफैक्ट यदि आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे, केवल इंडिया 8 से 9 टन ही, मिलियन टन ही प्रोड्यूस कर पाती है, और इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है वो 14 से 16 मिलियन टन के बीच में है, और ऑन अ डेली बेसिस ये रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है। तो इंडिया एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व इस इंपोर्ट को फाइनेंस करने में स्पेंड करती है। एक बड़ा इशू है, यदि यील्ड बढ़ती है तो ये इंपोर्ट की जो कॉस्ट है वो हमें फॉरेन एक्सचेंज के रूप में कम देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा हम बहुत सारे पॉजिटिव ट्रेड्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि ऑयल जो रहेगा उसमें अच्छी क्वालिटी का हो, ठीक है, ड्रॉट वैरायटी हो, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीजेस हो, इस तरीके के वैरायटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या होगा? क्रॉप की जो वैल्यू है न्यूट्रिशियस उसे बढ़ाया जा सकता है, सिंपल एज दैट। और एक पर्टिकुलर कंसर्न जो है, जो इंडियन मस्टर्ड से रिलेटेड है, उसका जो जेनेटिक जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत लिमिटेड है। मतलब कि जो वैरायटी ऑफ जीन्स पाई गई हैं इंडियन मस्टर्ड में बहुत लिमिटेड है, और यदि डाइवर्सिटी कम होती है तो उतना अच्छा नहीं माना जाता है इकोनॉमी के फंक्शन के लिए, मतलब इन्वायरमेंट के फंक्शन के लिए। दैट इज व्हाट इट इज। अब मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताना चाह रहा हूं कि होता कैसे है कि कोई भी जीएम क्रॉप कैसे अप्रूव होता है। सबसे पहले फील्ड ट्रायल्स के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, DEAC। ठीक है, ये अपन ने बात किया है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। उसके बाद जो फाइनल अप्रूवल रहता है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ही फाइनल अप्रूवल देती है। GEAC का काम केवल फर्स्ट स्टेज में ट्रायल के लिए ही काम होता है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द वन दैट गिव्स द फाइनल अप्रूवल। इंडिया के में यदि आप बात करेंगे तो इंडिया में अभी तक केवल और केवल एक ही बीटी या जीएम क्रॉप परमिटेड है, दैट इज बीटी कॉटन, और वो भी नॉन फूड है। तो यदि जीएम मस्टर्ड DMH 11 को परमिशन बन जाती है तो इट विल बिकम द फर्स्ट फूड क्रॉप जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। हालांकि इसमें एक और बात आती है कि इंडिया अभी तक भले ही जीएम क्रॉप्स को ग्रो नहीं करता है, लेकिन हम जो एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करते हैं वो बहुत सारे कंट्रीज जैसे फॉर एग्जांपल यूएस, कनाडा से इंपोर्ट करते हैं, वो ऑलरेडी जीएम ऑयल रहते हैं, नंबर 1। इसके बाद एडिबल ऑयल केक होता है, जैसे सोयाबीन रहा, सोयाबीन का जब पूरा का पूरा ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो एक केक लाइक स्ट्रक्चर बचता है, वो भी इंडिया ने परमिट किया हुआ है जीएम मॉडिफाइड।
तो इंडिया के मार्केट में बहुत सारे एनालिस्ट ये बोलते हैं कि जीएम का प्रोडक्ट्स का ऑलरेडी अवेलेबिलिटी है, तो इस बेसिस में बहुत सारे लोग बोलते हैं परमिट कर देना चाहिए। अब यदि अपन बात करते हैं एक क्वेश्चन की, ये 2018 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द जीएम मस्टर्ड डेवलप्ड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जीएम मस्टर्ड हैज अ जीन्स ऑफ सॉइल बैक्टीरियम दैट gives the plant the property of pest resistance to a wide variety of pest। ये तो सही है, क्या पेस्ट रेजिस्टेंस देता है? नहीं देता है। GM mustard has the genes that allow the plant cross pollination and hybridization, सही है। GM mustard has been developed jointly by IARI and Punjab Agriculture University, ये भी गलत है। तो आंसर इज ओनली 2, therefore this is wrong। अब ये क्वेश्चन आया था 2018 में। अब मैं आपको बता दूं 2018 के लेवल का ये प्री क्वेश्चन थोड़ा सा टफर एंड में है, ठीक है, क्योंकि थर्ड वाला पॉइंट नॉर्मली लोगों को याद नहीं रहता है, किसने इंट्रोड्यूस किया। तो ये अपन ने पढ़ा है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, बट यदि एक भी पॉइंट याद होता, यदि 3 भी आपको पता होता तो 3 एलिमिनेट हो रहे थे और डायरेक्ट एक आंसर बच रहा था, ठीक है। अब इसी में इन जनरल अपन बात करते हैं जीएम क्रॉप्स की। तो जीएम क्रॉप्स के बहुत सारे फायदे हैं, ये एक ब्रॉडर टेम्पलेट है जो आप किसी भी जीएम क्रॉप्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो प्रोस कुछ होंगे, कुछ कॉन्स होंगे, दोनों अपन देख लेते हैं। जैसे अपन ने ऑलरेडी देख लिया इंक्रीज अट्रैक्टिवनेस टू कंज्यूमर, जैसे कि अपन ने मस्टर्ड में देख लिया कि ऑयल का जो है हेल्दी बनाया जा सकता है। यदि मान लो टोमेटो है तो टोमेटो को ज्यादा लाल बना दिया जाए, रेड बना दिया जाए, दिस विल बिकम अट्रैक्टिव। सिमिलरली फ्लेवर बढ़ाया जा सकता है, न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि एक होता है गोल्डन राइस, इसमें विटामिन ए को ऐड किया जाता है, ये जर्मनी में डेवलप किया गया है। विटामिन ए ऐड करने से एक बड़ी डेफिशिएंसी जो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करते हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, उसको क्योर किया जा सकता है। रेजिस्टेंस टू पेस्ट इंसेक्ट्स को, हर्ब्स को देखा जा है अपन ने। हार्श क्लाइमेट जैसे कि ड्रॉट रेजिस्टेंस है, जैसे कि वाटर रेजिस्टेंस, इस तरीके की क्वालिटीज में अपन इंप्रूव कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है और रेजिस्टेंस टू डिसीजेस को कंट्रोल किया जाता है। अब यदि कॉन्स को अपन देखें तो सबसे बड़ा कॉन जो आता है वो आता है टॉक्सिसिटी का। यदि कोई भी जीन के साथ अपन खिलवाड़ करते हैं, वो एक बार फूड चेन में घुस गया तो वो ऊपर जाते जाते बढ़ते जाएगा इन द फूड चेन और पूरी की पूरी फूड चेन को खराब करेगा। यदि इन्वायरमेंट में घुस गया तो इन्वायरमेंट को खराब करेगा, ठीक है। इसकी वजह से कौन कौन सी डिसीजेस होंगी ये भी आपको पता नहीं है, ठीक है। तो it could cause allergic reaction, bigger diseases like cancer, antibiotic resistance, changes in human DNA, environmental concern and toxicity, इस तरीके के एग्जाम्पल हैं। साथ ही साथ जैसे आप कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे कि बीटी कॉटन को डेवलप किया गया, ये टॉलरेंट टू पेस्ट था, लेकिन विथ टाइम क्या हुआ कि पेस्ट इवॉल्व कर गए। Therefore, the effectivity of BT cotton in the long run is debated. And that is one major issue. इस तरीके के क्वेश्चंस उठते हैं। तो अब यदि आपको इनको आंसर करना है तो द सिंपल पॉइंट इज कि आप दोनों आंसर लिख सकते हो, आप सपोर्ट में भी लिख सकते हो जीएम क्रॉप के और आप ऑपोज भी कर सकते हो। सपोज यू हैव टू सपोर्ट तो यू कैन राइट द कंक्लूजन कि जीएम क्रॉप्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इन एडवांटेजेस के कारण इट्स राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस देम, लेकिन उनके जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हैं उनको रूल आउट करके ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए। नेगेटिव में आप लिख सकते हो कि बिकॉज देयर आर सो मेनी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस जिनका हमें ऑलरेडी पता नहीं है, तो इन्वायरमेंट का प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल सेज दैट बिना हमें जाने उन सारी बातों को उन सारे एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए जो लास्ट में इन्वायरमेंट में कैटास्ट्रोफ कॉज कर दे। इस तरीके के वी कैन राइट द आंसर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, थैंक यू।